कल हमारा चल रहा था बल, ठीक। और बल पढ़ते पढ़ते हम पढ़े थे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, है ना। और बचा क्या था न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्लियर है। और न्यूटन की गति का तृतीय नियम के पहले सौविक संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे? सौविक संरक्षण का सिद्धांत। इसी में बहुत सारा उदाहरण पढ़े थे, ठीक है। और उसी के अंतर्गत और उदाहरण के अंतर्गत और क्या आता है? रॉकेट नोदन। क्या आता है? रॉकेट नोदन। ये पूछता है रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समझ में आ गया? से क्या सौविक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी कभी इसमें भ्रम हो जाता है और इसको न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण में भी ले लेते हैं कि जब रॉकेट को जलाया जाता है तो चिंगारी निकलती है, इसकी दिशा कहाँ होती है? नीचे की ओर होती है। और नीचे की ओर कौन सा बल लगता है? क्रिया बल लगता है। और उस क्रिया बल के कारण उस रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है। और ये क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। समझ में आ गया? रॉकेट नोदन में जो ऊपर की ओर बल लगता है वो क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। ऊपर की ओर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। क्लियर? और ये प्रणोद को हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिक्रिया बल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? और बहुत डिटेल अब नहीं बताएंगे ना। रॉकेट नोदन क्या है समझ में आ गया? ये सौविक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य है ना। क्या है? यंत्र है। समझ में आ गया? जिसकी सहायता से ऊपर की ओर उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। क्लियर है? अब इसी के बाद आया क्या? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, है ना। न्यूटन के गति के तृतीय नियम, है ना। क्या बताया? प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। इतना तक तो याद रहता है। अब देखो ये पुस्तक दिखाई दे रहा है, इस पुस्तक का क्या है? भार है। ये अपने भार के कारण इस टेबल पर नीचे की ओर कौन सा बल लगा रही है? क्रिया बल। समझ में आ गया? और ये टेबल इस पर कौन सा बल लगा रही है? प्रतिक्रिया बल। मतलब यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब समझ में आ गया? वस्तुओं की संख्या कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। तो सब कुछ जानना है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। कि पहला वस्तु क्रिया बल लगाता है तो दूसरा वस्तु पहले पर प्रतिक्रिया बल लगाता है। इसलिए न्यूटन के गति के तृतीय को क्या लिखते हैं पता है ना? कैसे लिखा जाता है? F12। F12 का मतलब समझ में आ गया? 12 का मतलब क्या है? पहला पिन दूसरे पिन पर बल लगाता है बराबर F21 उतना ही बल दूसरा पिन पहले पिन पर बल लगाता है। और क्या लगता है पता है ना? रीढ़ लगता है। क्यों रीढ़ लगता है? क्योंकि उसकी रीढ़ किसको बताता है? प्रतिक्रिया बल की दिशा को बताता है। रीढ़ किसको बताता है? दिशा को बताता है। F12 क्लियर? फिर इससे क्या समझ में आ गया? F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। अर्थात परिणामी बल का मान क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? न्यूटन की गति के तृतीय नियम में क्या समझ में आ गया? बलों की संख्या कितनी होती है? 2। पहला पिन दूसरे पिन पर कितना बल लगाता है उतना ही दूसरा पिन पहले पिन पर बल लगाता है। लेकिन दूसरे पिन के द्वारा लगाए गए बल की दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। और परिणामी बल का मान क्या होता है? 0 होता है।
समझ गए ना। परिणामी बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये हम पढ़ रहे थे न्यूटन के गति के तृतीय नियम। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे? उदाहरण मिलेंगे। समझ में आ गया? क्या मिलेंगे? जैसे कुएं से पानी है, खींचते समय खींचने वाला व्यक्ति कौन सा बल लगाता है? क्रिया बल। पानी है, पानी अपने भार के कारण नीचे की ओर कौन सा बल लगा? प्रतिक्रिया बल। बड़ा कब होता है? जब खींचने वाला व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल का मान ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तब बाल्टी कहाँ है? ऊपर आता है। परिणामी बल का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। कब? जब अचानक रस्सी क्या हो जाती है? टूट जाती है। जब अचानक रस्सी क्या होती है? टूट जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। बस ये पहचानना है कि वस्तुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कहाँ पे भ्रम में होता है? जब कोई पिंड वृद्धि पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। जब कोई पिंड कौन से पथ पर चक्कर लगा रहा है? वृद्धि पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है? और वृद्धि पथ पर चक्कर लगाने के लिए उसमें कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। समझ में आ गया? और इसकी दिशा कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है। समझ में आ गए? और इसी पर एक बल और कार्य करता है। समझ में आ गए? वो कौन सा बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। क्लियर है? इसकी दिशा कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। अब यहाँ पे दोनों में क्या समझ में आ गया? अभी केंद्रीय बल है ना, लग रहा है, और इसी के बराबर विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्रीय बल। लेकिन अपकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल नहीं है। अपकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल नहीं है। अपकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं की संख्या कितनी है? 1 है। समझ में आ गया? केंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए यहाँ पे केंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल नहीं है। हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यहाँ पे है ना, वस्तुओं की संख्या क्या होती है? 2 होती है। तब न्यूटन के गति का तृतीय नियम लागू होता है। और जब वस्तुओं की संख्या 1 होता है, जैसे एक ही वस्तु पर अभी केंद्रीय बल भी लगता है, जिसकी दिशा अंदर की ओर होती है, उसी के बराबर उसमें कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है, जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। लेकिन वस्तुओं की संख्या 1 होती है, इसलिए अब केंद्रीय बल प्रतिक्रिया बल नहीं है। क्लियर? ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन के गति का तृतीय नियम एक्स्ट्रा। अब सिर्फ वही पढ़ के निपट जाते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया बल कार्य करती है, और रट्टे हो गए बाहर। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये बल ना अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है ना, शक्ति तक जाऊंगा मैं, और शक्ति के बाद फिर विमित सूत्र से लौटूंगा ना। अब बल के बाद क्या होता है? बल लगाया तो विस्थापन हुआ। कैसे बढ़ रहा है ना? बल लगाने से क्या होगा? किसी वस्तु में विस्थापन होगा। अब विस्थापन होगा मतलब क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, कार्य। तो हम कहाँ पहुँच गए? कार्य। कहाँ पहुँच गए? अब कार्य। समझ में आ गया? परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सूत्र में आ रहा हूँ। फिर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है? याद है ना? डॉट प्रोडक्ट पढ़े ना? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ना? और बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और विस्थापन भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। समझ में आ गया? अब दो सदिशों का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। इसलिए क्या पता चला? कार्य कौन सी राशि हुई? अदिश राशि। समझ में आ गया? कौन सी राशि हुई? अदिश राशि। ये पहचान है। जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो अदिश राशि, जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो सदिश राशि। समझ में आया? डॉट सदिश बोलते हैं क्या? क्या? डॉट
प्रोडक्ट को सदिश में आता है। डाट को अदिश बोलते हैं, क्रॉस को सदिश बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इसका फार्मूला, सामान्य फार्मूला लिखते हैं, सदिश ए डाट बी बराबर ए बी cos थीटा। क्लियर? और क्या होता है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर ए बी sin थीटा। हो गया? ये कहलाता है अदिश गुणनफल और ये कहलाता है सदिश गुणनफल। क्लियर? अब यहाँ कंपेयर करोगे तो आया क्या, सदिश ए डॉट सदिश बी, क्या आया, सदिश ए डॉट सदिश बी। क्लियर है? और सदिश ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, ए बी cos थीटा। क्या गया, ए बी cos थीटा। ये पता चला ना, ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। एक और क्या पता चल गया कि कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर? जब यही पे मैं क्या ले लिया, इसी के साथ में क्या ले लिया, बल आघूर्ण ले लिया। क्या लिया मैं, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल है ना, बल गुणित विस्थापन होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ना, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ना होकर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। समझ में आ गया? कार्य बराबर भी बल गुणित विस्थापन होता है, बल आघूर्ण बराबर भी बल गुणित विस्थापन होता है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और बल आघूर्ण में कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर? अब इसका सूत्र क्या आ गया, एफ डी आया, और क्या आ गया, साइन थीटा आया। ठीक, टॉ बराबर एफ डी साइन थीटा। ठीक, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आया पता है, जो भी सूत्र मिलेगा, समझ में आ गया, जो भी सूत्र मिलेगा उस सूत्र में देखना, क्या देखना, यदि cos थीटा रहेगा तो समझ जाना वो अदिश राशि है, और साइन थीटा रहेगा तो समझ जाना कौन सी राशि है, सदिश राशि है। हो गया क्लियर? है ना? अपने आप क्या मिल जाएगा, पहचान मिल जाएगा कि कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। ठीक, ये बहुत कुछ पकड़ने का रहता है ना? हम किसी भी समझ में नहीं आ रहा है, मान ये अदिश राशि सदिश राशि कैसे पहचाने, भ्रम में, तो सूत्र को देखे, और यदि cos थीटा दिख रहा है तो समझ जाना, साइन थीटा दिख रहा है तो समझ जाना। ठीक है? ये cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से आता है, और जो साइन थीटा है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। हो गया क्लियर? है ना? अब इतना पहचानने के बाद हम कहाँ पहुँचे, कार्य के प्रकार। कहाँ पहुँच गए हम, कार्य के प्रकार। क्लियर? पहले क्या होता है, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। क्लियर? धनात्मक कार्य कब होगा, ठीक, धनात्मक कार्य कब होगा, हम बल कैसे लगाए, जैसे ठेला में कुछ लेके बेचने जा रहे हैं, समझ में आ गए ना, तो ठेला में बेचने कैसे जाते हैं, देखी है ना, कैसे जाते हैं, जिधर बल लगा रहे हैं ठेला उधर ही जाता है। समझ में आ गया? अर्थात विस्थापन कहाँ होता है, विस्थापन बल के दिशा में, विस्थापन कहाँ होता है, बल के दिशा में होता है। समझ में आ गया? तब क्या होता है, धनात्मक कार्य होता है, जब किसी पिंड पर विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में तब कौन सा कार्य होता है, धनात्मक कार्य होता है। हो गया क्लियर? अब इनका क्या बन रहा है, धनात्मक कार्य कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो उदाहरण ले लिया मैं, यहाँ पे क्या है, कोई पिंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, मैं बल लगाया, एक क्लियर, विस्थापन भी कहाँ हुआ, इसी दिशा में हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखो बल और विस्थापन के बीच यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिखा रहता है, 0, थीटा बराबर क्या लिखा रहता है, 0। हो गया क्लियर? अर्थात क्या आया, अर्थात थीटा इक्वल टू 0, इसलिए W बराबर एफ डी, cos 0 बराबर एफ डी, cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 का मान कितना होता है, 1। समझ में आ गया? बहुत सारा समझ में आ गया, तो दिख रहा है ना, धनात्मक कार्य कब होगा, जब किसी पिंड में विस्थापन लगाए गए बल के दिशा में होगा। इस स्थिति पर है ना, बल और पिंड के बीच कितना कोण बनेगा, 0 बनेगा, तो W बराबर क्या होगा, एफ डी होगा।
क्लियर। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक कार्य। दूसरा कौन सा आया, ऋणात्मक कार्य। ठीक, अब ऋणात्मक कार्य क्या होगा, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में। विस्थापन कहाँ होता है, बल के विपरीत दिशा में ना। क्या समझी, इधर बल लगा है, स्पष्ट हो गए। अब क्या किए, बल इधर लगा है, ठीक है, और पिंड कहाँ पे आ गया, इधर आ गया है पिंड। समझ में आया, क्या समझ में आया, मैं गेंद को इधर मारा दीवार में और टकराने के बाद इधर आ गए। समझ गए ना, ऐसा मारूंगा और ऐसा मार गया। क्या समझ में आया, ये आया, ठीक है ना। अभी आया तब क्या हुआ, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू क्या आया, 180 हो गया क्लियर। अर्थात थीटा बराबर क्या आया, थीटा इक्वल टू 180, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी cos 180 इक्वल टू माइनस एफ डी। cos 180 का मान होता है -1 होता है, डब्ल्यू बराबर आया -1, इसलिए डब्ल्यू बराबर -एफ। समझ में आ गया। तो ये पढ़ रहे थे ऋणात्मक कार्य। तीसरा क्या होता है, शून्य कार्य। तीसरा कौन सा कार्य होता है, शून्य कार्य, है ना। ये तीसरा मैं लिखा शून्य कार्य। शून्य कार्य कब होता है, ये दिखाई चाहिए, ठीक है। बल लगाया ऐसा, ठीक, बल लगाया F, ठीक, और D बराबर 0। जब बल तो लगाया जाता है, विस्थापन नहीं होता, क्योंकि विस्थापन पता है ना, विस्थापन मतलब कौन सी दिशा में होना चाहिए। जब तक टी आ रहा है तो समझ जाना कहाँ पृथ्वी पे गति कर रहा है। इसको एच नहीं बोला जाता, समझ में आ गया। इसको क्या बोला जाता है, ऊंचाई को एच बोला जाता है। और अपने को कंपेयर किससे करना है, डी से, है ना। जैसे कूली सीट पर बोझ लेके खड़ा है, तो कूली क्या कर रहा है, बल तो लगा रहा है, लेकिन उस बोझ में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया कौन सा कार्य है। पैसा दोगे, मुझे कूली को पैसा दो, बोझ उठाने का दोगे पैसा, तो अपना लगेज उठाने के लिए लेंगे, तो बस खड़ा रह के तो दे दोगे पैसा। नहीं तो लेके जाएंगे। यही बता रहा हूँ, कूली क्या कर रहा है, बोझ उठा रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि बल कैसे लगा है, ऊपर की ओर। समझ में आ गए। तो बोझ उठा रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा है, मतलब विस्थापन क्या है, 0 है। समझ में आ गया। और इस स्थिति में इनका क्या बना, थीटा इक्वल टू 90। समझ में आ गया। ये तीसरा है, कौन सा कार्य कहलाता है, शून्य कार्य कहलाता है। समझ में आ गया। अर्थात इस स्थिति में थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 और W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी cos 90, cos 90 इक्वल टू 0, W बराबर 0। किया गया कार्य कौन सा कार्य कहलाता है, शून्य कार्य कहलाता है। क्लियर है। ये पढ़ रहे थे कार्य का बेसिक। कार्य क्या है समझ में आ गया। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब कहाँ पहुंच गए, कार्य की मात्रा। थोड़ा सा गीला रखते हैं। कार्य के मात्रा क्लियर। पहला क्या है, एफ डी। एक का क्या हुआ, न्यूटन मीटर बराबर जूल। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इतना गैप छोड़ना पड़ेगा बीच में। न्यूटन कैसे आप नहीं पूछोगे, पढ़ डाले, टाइम भी बचाना है ना। और यहाँ पे न्यूटन मीटर इसलिए लिखे क्योंकि जूल को पहचानना है कि कौन सी पद्धति में है। समझ में आ गया।
यहाँ मीटर को देख ले तो पता चला कौन सी पद्धति में है वो एसआई पद्धति। ये पता चला कार्य का मात्रा जूल कौन सी पद्धति में है, एसआई पद्धति में। क्लियर। फिर क्या होता है, न्यूटन बराबर 10⁵ डाई और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और बराबर आया अर्ग 10⁷ अर्ग। फिर पहचान मिला है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, कौन सी पद्धति में होता है, तो फिर इसको देख के पहचानेगी। साइन में क्या लगा है, सेंटीमीटर लगा है, इससे पहचान लेंगे क्या हो जाएगा, CGS। क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में कार्य के मात्रक क्या होते हैं, डाई होते हैं, है ना। होगा ये भी क्लियर। ये पढ़ रहे थे कार्य। अब जब कार्य का परिभाषा बोला जाता है ना, तो बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। और कार्य के बाद में ले लिया ऊर्जा, समझ में आ गया। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना। अब ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर क्या चल रहा है पता है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य के सामान्य गुण। क्लियर। और द्रव्य के सामान्य गुण में ऊर्जा के केवल 2 ही प्रकार होते हैं, वो भी किसके आधार पर, पोजीशन के आधार पर। ठीक है ना। पहला क्या होता है, स्थिति के आधार पर स्थिति ऊर्जा, गति के आधार पर गतिज ऊर्जा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, गतिज ऊर्जा बराबर 12 m²। ठीक है। और दूसरा क्या लिखा मैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ठीक है। अब ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये समझ में आया। इसके आधार पे, पोजीशन के आधार पे आप mv² पता चले, v मतलब क्या, वेलोसिटी, मतलब गति कर रहा है, तो गति के कारण ऊर्जा। स्थिति मतलब क्या है, पोजीशन नीचे है या ऊपर है, हमने h लिखा है, h। समझ में आ गया। तो ये क्या है, पोजीशन के आधार पर। बांधों में पानी भरा है, समझ में आ गया, बांध का पानी कहाँ चला गया, नहर में चला गया। समझ गई ना। क्या समझ में आया, बांध में जो पानी भरा हुआ है तो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। बांध में पानी भरा है मतलब स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसका लेवल ऊपर है और साथ में पानी का पोजीशन स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन बांध का पानी कहाँ चला गया, नहर में चला गया, नदी में चला गया, तो पानी क्या है, v मतलब गति करने लगा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। समझ गए। पोजीशन से अपने आप को समझना है कि गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है। हो गया क्लियर। तो ये पढ़ रहे थे ऊर्जा के प्रकार ना, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है ना, अभी बिल्कुल डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जैसे कार्य ऊर्जा प्रमेय में बहुत सारा ऐसा सब आएगा, तो आफ्टर प्रश्न से आ जाएगा, और लेकिन प्रश्न बनेगा क्या, जब सब पता रहेगा तब। ठीक। सिर्फ ये पढ़ने के बाद क्या आता है, जिसको सब जानते हैं, क्या जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम। समझ में आ गया है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है, सबको पता है, प्राय नियम सबको जानता है। गति का पहला नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक। ऊर्जा न तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता और न ही नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बताएं ना, रूपांतरण हो रहा है ना। बांध में पानी भरा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है, बांध का पानी कहाँ चला गया, नहर में चला गया, स्थिति ऊर्जा का गति रूपांतरण हो रहा है, दिखाई दे रहा है। विद्युत ऊर्जा है, चल रहा है तो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गया, और चल रहा है तो पवन ऊर्जा में बदल गया। प्रेस है, हीटर है ना, गर्म हो गए तो उसमें ऊर्जा में बदल गया। ये क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण। ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर है, हो गया। अब ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा के मात्रक है ना, मात्रक, ऊर्जा की मात्रक क्या है, जूल, यहाँ पर ना। ठीक। ऊर्जा के मात्रक क्या है, जूल। ठीक, पहला मात्रक।
और आगे पढ़ेंगे ना, अभी से तो कुछ कुछ बता देता हूँ ना। जब विद्युत में पढ़ेंगे समझ में आ गया, तो वहाँ भी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। अभी इसके बाद तुरंत पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, शक्ति, है ना। शक्ति में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको यूनिट हो गया। और क्या बोलते हैं इसी यूनिट को, किलोवाट घंटा। क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटा, है ना। ये सब ऊर्जा के मात्रा है। जरा प्रॉपर्टी डायमीटर में जूल में नहीं पढ़ गए। विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, वहां भी उसका मात्रक बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये भी समझ में आएगा, यूनिट बोलते हैं। और ये यूनिट कहाँ से आता है, किलोवाट घंटा से। अभी शक्ति में इसका रिलेशन बिटवीन बताएंगे। एक यूनिट बराबर किलोवाट घंटा, और एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है। समझ गए यहाँ तक, ये पढ़ रहे थे जूल इलेक्ट्रॉन। अब फिर देखें ना, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, अर्ग। समझ में आ गया। और यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक जूल और अर्ग, कहते मतलब कार्य का मात्रक अर्ग तो होता है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक अर्ग नहीं होता, ये याद रखना। मान लो हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं ना, ऊर्जा जब पढ़ेंगे तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गए ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, जब ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जूल को अर्ग में नहीं बदल सकते। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्य पढ़ रहे हैं, तब जूल को ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्लियर। तो ये पढ़ रहे थे क्या, ऊर्जा। अब ये पढ़ने के बाद आता है शक्ति। बताओ, और स्टैंडर्ड और नीचे जाएं, ऊपर जाएं, ये ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है ना। मैं बताया था ना, अपना लेवल कहाँ पे रहेगा वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी को मैं ऑनलाइन में जैसे भेज दिया, पता ही नहीं उसको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि भौतिक ऐसा विषय है, समझ में आ गया ना, कोई कथा कहानी तो है नहीं। तो दूसरा बात, दूसरी क्या होता है, उसमें टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है। मन बहुत चंचल है, क्या पता ध्यान है कि नहीं तो ऊर्जा जूल बराबर है, एक बार सुने और नीचे ऊर्जा का युद्ध होता है, अगर नहीं सुने तो लपेट देगा फिर, है ना। तो ये कंडीशन है, इसलिए बहुत कम ऑनलाइन के लोग ये करते हैं ना। ठीक, तो ये हो गया ना। अब ये आता क्या है, इसी के बाद आता है शक्ति। फिर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटा समय। ठीक, अब इसको ये शक्ति बराबर और आगे क्या क्या हो सकता है। एक सूत्र तो बहुत सारा सूत्र यहाँ पे आ गया, P by T, W by T, क्या हुआ, W by T हो गया। अब मान लो इसको और बढ़ाना है, पहला सूत्र तो आ गया, पहला डाले, ठीक है। मान लो इसको और बढ़ाना है तो W बराबर F into D by T। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है ना, बल गुणित विस्थापन और बटा T। फिर क्या आ गया, दूसरा सूत्र आ गया ना, लेकिन अपने को और गणित में मान लो आवश्यकता हो रहा है, गणित बना रहे हैं, तब आ गया तीसरा आ गया, क्या आ गया, F इक्वल क्या है, F और D by T इक्वल टू V, दूरी बटे समय बराबर वेग, दूरी बटे समय बराबर वेग। तो ये डिपेंड करता है, हम रटा हुआ है सूत्र एक लिख बैठते हैं, P बराबर W by T। तो ऐसा नहीं, कौन सा सूत्र का उपयोग हम कैसे करें ये डिपेंड करेगा हमारा प्रश्न कैसा है। समझ में आ गया, पता चला DH नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, शक्ति पूछ रहा है, तो अपने को जानना पड़ेगा ऐसा भी होता है ना, और ये ऐसा भी होता है। ठीक, तो ये क्या है, शक्ति ना। अब यही से क्या ले लिए, इसी से यूनिट निकाल लो, मात्रक, मात्रक पता चल गया, जूल बटा
सेकेंड बराबर वाट, जूल बटा सेकेंड बराबर वाट। समझ में आ गया? अब मात्रक का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये भी परिमाण के आधार पे बताया ना। जब राशि छोटी होती है तो छोटा मात्रक का, राशि बड़ी होती है तो बड़ा मात्रक का। इसलिए रिलेशन होता है 1 किलोवाट क्या आया, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। जब किलो शब्द आए तो पहचान लें, दोस्तों शब्द ही होता है 1000। कहीं पर भी चाहे 1 किलोमीटर हो, 1 किलोग्राम हो, तो उसका मतलब वही होता है, किससे संबंध होता है उसका, 1000 से। हो गया 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। व्यवहारिक मात्रक कहलाता है, जिसको हम हार्स पावर कहते हैं। क्या कहलाता है, व्यवहारिक मात्रक है, हार्स पावर, ये कहलाता है व्यवहारिक मात्रक। बराबर होता है 740 वाट। क्लियर? अब घर में क्या आता है, बिजली का बिल आता है ना। घर में क्या आता है, बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल आता है तो हम लोग देखते हैं कि कितना यूनिट जला, पूछते हैं ना कितना यूनिट जला, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूनिट का उपयोग करते हैं। यूनिट का उपयोग करते हैं तो ये कि यूनिट अभी बताया, यूनिट क्या हो गया, किसका मात्रक है ये, यूनिट ऊर्जा का मात्रक है ना, याद रखना। क्योंकि मैं लिख क्या रहा हूँ, किलोवाट। किलोवाट मतलब क्या है, शक्ति है। और क्या लिखा, घंटा लिखा। घंटा मतलब क्या है, समय है। ये सूत्र दिखाई दिया, क्या सूत्र समझ में आया, W बराबर P इंटू टी। क्या समझ में आया, W बराबर P इंटू टी। P मतलब पावर मतलब किलोवाट, और T मतलब टाइम मतलब समय। तब ये यूनिट बदल गया, कहाँ, किसमें बदल गया, समझ में आ गया, ऊर्जा में बदल गया है ना। किलोवाट घंटा मतलब समझ में आया। क्या समझ में आया, घर में जितने बिजली पंखा सब लगा है ना, अलग अलग वाट का लगा हुआ है। ठीक, मान लो इनकी कुल शक्ति कितनी है, किलोवाट मतलब 1000 वाट। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 1000 वाट। अब घंटा को बदल दे सेकंड में, कितना आ गया ये, 3600 सेकंड बराबर कितना आया, 3.6 गुणे 10 का घात 6। और वाट में सेकंड का पूरा करेंगे तब भी आ जाएगा जूल। क्या आ जाएगा, जूल। समझ गए? क्या समझ में आया, घर में जितने विद्युत उपकरण लगा है ना, इनकी कुल शक्ति कितनी है, 1000 वाट। ऐसे विद्युत उपकरण को यदि हम 1 घंटे तक चलाएं या जलाएं तो कितनी ऊर्जा की खपत होती है, 3.6 गुणे 10 का घात 6 जो ऊर्जा की खपत होती है, जो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो याद रखना, कभी कभी इसमें भ्रम हो जाता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ना, तो शक्ति का बोल देते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का बोलते हैं। जब किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं है, इसका मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, इसके बराबर होता है, यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। क्लियर? तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, शक्ति के बारे में। ठीक, क्या क्या पढ़ा पता है, भौतिक का बहुत दूर पहुंच गए। 11वीं का बुक देखोगे तो 8-9 पार्ट खत्म हो गया है, ये सब बेसिक। ठीक, अब इसी को मैं लौट के ले जा रहा हूँ कहाँ, विभि सूत्र में। ठीक, और जब विभि सूत्र पढ़ेंगे तो ये एक साथ बहुत कुछ निपट जाएगा। ये 60 बता दूंगा उसका ना। विभि सूत्र मतलब समझ गई, MNT। यहाँ पे केवल 3 राशि का उपयोग किया गया है। ए मतलब मास मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लेंथ का मतलब लंबाई, और टी मतलब समय। इसका मतलब केवल विभि सूत्र में केवल MNT का उपयोग नहीं किया जाता, ये उपयोग कहाँ है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केवल इन्हीं की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए इसके अतिरिक्त और अन्य भौतिक राशि जिनकी संख्या 7 है वो आ रहा है, तो उससे कभी छेड़छाड़ मत करना। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना MNT, ये माता है मीटर, तो छेड़छाड़ नहीं करते, लिख देते हैं। उसी प्रकार और जो राशि आ रही है उसके बारे में दिमाग को इधर उधर घुमाने की जरूरत
नहीं है। जैसे आया क्या, एम्पियर आ गए, मतलब क्या है, ए है, और थोड़ा अटपटा दिख रहा है, इसका मतलब ए को बाहर नहीं करना है। समझ में आ गया? वो तो ये समझने के लिए एमएनटी बोलते रहते हैं, तीन का उपयोग से शुरू करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन और जो साथ दिया है ये वो आ जाता है, मतलब मूल मात्रक के बाद फिर उसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आफ्टर मूल ही मात्रक है। क्लियर? कहाँ से शुरू करूं? देखो मैं शक्ति ला रहा हूँ, शक्ति में पूरा जैसे पढ़े ना जी, शक्ति में एक साथ बहुत सारे मात्रक निकल जाएगा। एक शक्ति बराबर क्या बोले, कार्य बटा समय। क्लियर? इसका भी निकालना रहेगा। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण है ना। देखो मैं द्रव्यमान को छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पता डाले है, क्या मूल राशि आ गए। त्वरण बराबर क्या लिखा मैं, वेग बटा समय, हो गया, और नीचे का समय छूटते जा रहा है। समय ये आया समय, और द्रव्यमान एक समय और है ना। अब ये द्रव्यमान समय समय ये मूल राशि आ गए, बचा क्या, द्रव्यमान वेग बराबर दूरी बटा समय, और नीचे दो समय और है, ये हो गया। अब देखो सब बदल गया। एक साथ अपने को क्या क्या जानना पड़ा, शक्ति का परिभाषा, शक्ति बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या पता चला, कार्य का परिभाषा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। क्या पता चला, बल का परिभाषा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण।